कॉन्स्टिट्यूशन इज द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर द लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? आपको पढ़ा चुका, किस संविधान से लिया गया है बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, बताइए। क्या सर 10 लोगों को मैं लेके आया हूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही तो कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेके आओ भाई और बच्चों को प्लीज, सभी के सभी। बहुत बढ़िया, शेयर करो और बच्चों को लेके आओ। जबरदस्त जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चे, आपकी संख्या बढ़ चुकी है। बस बार बार इसी तरीका से क्लास में आए और तब जाके थोड़ा सा माहौल बनता है क्लास में, तब जाके माहौल बनता है। बहुत बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत सॉलिड, सभी के सभी क्लास में आए एक बार। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सॉलिड बेटा। अब आप शेयर करो, मैं किसी को क्लास शेयर नहीं करूंगा आज के बाद, शपथ खाता हूं। कोई क्लास आज का मैं शेयर नहीं करूंगा, जिसको आना है वो आएगा, नहीं आना मत आए। मुझे गुस्सा आता है, मेरा आत्मसम्मान गिर जाता है, उसे चोट पहुंचती है। मैं शेयर करने के लिए बैठा हूं। 66 तो ग्रेड पे की नौकरी है मेरी, सरकार ने इतनी अच्छी तनख्वाह दे रखी है मुझे, मैंने शेयर करूंगा आज के बाद। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता किस संविधान में उद्धृत है? तो कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है, कानून के समक्ष समानता। और कानून का समान संरक्षण की बात करोगे तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, समानता और बंधुत्व का जो नारा आप लगाते हैं वो हमने कहां से लिया? फ्रांस से लिया है। और कनाडा जो है ये संघात्मक प्रवृत्ति के बारे में बात करता है, ये हमने कनाडा से देखा है, ठीक है। चलिए, ऑनलाइनर क्या कहता है? अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये बोलता है अनुच्छेद 14। इसमें दो प्रकार के कॉन्सेप्ट है, बोला विधियों के सामने सभी समान है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन कहां से लिया गया है? प्यारे बच्चे, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को हटना जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को निलंबन की शक्ति किस देश से प्राप्त है? तो प्यारे बच्चे एक ही बात है, मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति जर्मनी के संविधान, जर्मनी के बीमर संविधान से भारत के संविधान में ली गई है। जर्मनी के बीमर संविधान से भारत के संविधान में ली गई है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जबरदस्त, ठीक है, बात समझ में आ रही। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज आपका चैप्टर नंबर 1 जो है उसका रिवीजन 100% कंप्लीट होगा, 100% कंप्लीट होगा चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन, कुछ नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, बताते चलिए और खींचते चलिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, बतख, तोता, आपसे पूछा जा रहा है। देखो, भारतीय वन्य जीव प्राणी, भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम आप लोगों ने सुना होगा, या वन्य जीव प्राणी अधिनियम 1972 का एक्ट है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में वन्यजीव प्राणी एक्ट कौन से, वन्यजीव प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 का एक्ट है। आपसे पूछता है कि भारत में राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पीकॉक, जिसे आप बोलते हैं मोर, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। इसे प्रश्न आपके सामने बनता है बेटा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आगे देखो, भारतीय वन्यजीव प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब का एक्ट है? 1972 का एक्ट है। इसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, याद रहेंगे। राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय फल और राष्ट्रीय फूल। अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो बेटा उत्तर होगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आम है, मैंगो, जिसे आप कहते हैं आम, आम हमारा राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल मेरे प्यारे बच्चे, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। आपसे पूछ ले राष्ट्रीय वृक्ष, आपसे पूछ ले राष्ट्रीय वृक्ष, तो मेरे प्यारे बच्चे अशोक, अशोक जो है ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने दिखते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या है? कुछ भी नहीं है, इनको उड़ा सकते हो। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कमल, कमल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिव्या गुप्ता ने तो आम ही भेज दिया, कुछ खाने के लिए भेज देना। भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? राजकीय चिन्ह, अब वो कौन है हमारा? तो सारनाथ से लिया गया है। आप सभी जानते हैं सारनाथ स्तंभ से लिया गया है हमारा राजकीय चिन्ह। आपसे पूछ रहा है इसे कब स्वीकार किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप बताइए ये क्या है? तो प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया था। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय गीत, चलो मैं आगे देखता हूं इसमें अगर होगा, तो इसमें नहीं है, चलो मैं बता देता हूं। राष्ट्रीय गीत, याद रहे राष्ट्रीय गीत ये कब हुआ? तो ये हुआ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत। आपसे पूछे राष्ट्रीय गान, तो गान भी 24 जनवरी 1950 को, आज ही मैंने पेड बैच में पढ़ाया है। और झंडा, झंडा कब हुआ? 22 जुलाई 1947 को, 1947 को। भारत के राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने? 24 जनवरी
1950 को। अब प्यारे बच्चे वन लाइनर प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो राष्ट्रीय गीत आप जानते हैं कब गाया गया था? 1896 में, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान कब गाया था? 1911 में। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। झंडा 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान में स्वीकार किया गया। प्यारे बच्चे भारत का राज चिन्ह कहां से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। इसमें सारनाथ। चलिए, अशोक स्तंभ किस संग्रहालय में रखा गया है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अशोक स्तंभ किस संग्रहालय में रखा गया है? मत पूछ रहा है ये किस संग्रहालय में रखा गया है, तो ये कहां रखा गया है? सारनाथ। आप जानते हो सारनाथ संग्रहालय में इसको रखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? देखो, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? इसमें 24 मेरे प्यारे बच्चे तीलियां हैं। और ये किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है, जस्टिस। हमारे बाबा एक कहानी कहते थे कि भैया माया की चक्की चल रही है, कोई कट मत जाइयो भैया। माया की चक्की चल रही है, न्याय का चक्र चल रहा है, कोई कट मत जाइयो भैया। तो कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र जब घूमता था तो न्याय के लिए घूमता था। उसी प्रकार से मेरे शेरों, उसी प्रकार से भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, वो भी चक्र जो है वो 24 तीलियों के साथ न्याय के लिए घूमता है, कहता न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है बेटा। संपूर्ण राष्ट्रगान वादन काल क्या है? देखो, राष्ट्रगान 1911 में पहली बार गाया, आपको पता है सभी को। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल क्या है, ये आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चे। ये कब, देखो पूछ लेता है, बताइए क्या है इसका उत्तर? क्या होगा? 50 सेकंड, 45, 52 सेकंड। ये छोटे छोटे प्रश्न है। मैं आपको पॉलिटी का रिवीजन करा रहा हूं, तो मेरी पॉलिटी में किसी की औकात नहीं है कि घुस जाए, ना जीके वाला, ना जीएस वाला, कोई वाला। मेरी सब्जेक्ट को मैं पकड़ के निचोड़ूंगा ऐसे करके, तो एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं। पॉलिटी का रिवीजन का मतलब क्या है? पॉलिटी का रिवीजन, जब मैं पहले कह चुका, आप इंडिया के किसी भी टीचर से पढ़े हो, लेकिन आपको कंप्लीट रिवीजन मिलेगा पॉलिटी का। आज पहली क्लास है, बहुत सारी चीजें छूट जाती है। अभी मुझे नजर आ रहा है कि इसमें संविधान को किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी वाक्य किसमें लिखा? इंग्लिश में कब लिखा? हिंदी में कौन से आर्टिकल में दिया है कि हिंदी पब्लिश होगा? कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से हिंदी को पब्लिश किया गया? इसमें नहीं है प्रश्न, आगे दिखेंगे। चलिए बेटा, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1911 में राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछ लेता है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था। पूछ लेगा कहां गाया गया था, तो कोलकाता। कोलकाता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसमें राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। बहुत ही प्यारा प्रश्न बेटा। राष्ट्रगान की रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान की रचयिता है प्यारे बच्चे। राष्ट्रगान पूरे गीत में कितने पद हैं बेटा? ये मान के चलो, ये प्रश्न आपके सामने कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रगान के पूरे गीत में कितने पद हैं। प्यारे बच्चे, इसमें कितने पद हैं? 5 पद हैं। ये प्रश्न मैं इसीलिए बोल रहा हूं, इसलिए रुका जैसे कि आप आंसर दे सके। ये प्रश्न ऑलरेडी इसको यूपी पुलिस में पूछा गया है और इसको बिहार के एसआई के पेपर में पूछा गया है। राष्ट्रगान में 5 पद हैं। कितने पद हैं मेरे प्यारे बच्चे? 5 पद जो है आपको राष्ट्रगान में देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा जो है। अगर पूछ ले कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान गाया गया था। ये डेट भी एक बार पूछी गई है कि प्रथम बार कब गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को गाया था पहली बार। चलिए अगले में देखिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या है? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? वाह मेरे डार्लिंग, क्या पूछ लिया रे, बल्ले बल्ले। चलिए देखो, 1948 में जब संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ, 1948 में, तो संविधान के प्रारूप के वाचन हुए। इसके कितने वाचन हुए? इसके 3 वाचन हुए। पूछ रहा है कि संविधान सभा का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तृतीय वाचन मेरे प्यारे बच्चे, तो आंसर आप पहले देंगे। सर मंतोष सर मूवी शिक्षा में आ गए हैं। बिल्कुल भाई, एग्जामपुर के लवर मंतोष मिश्रा सर अभी मूवी शिक्षा में आ गए हैं और बहुत जल्दी मैथ के सुपरस्टार भी मूवी शिक्षा में आने वाले हैं। सुपर टीचर 1 नंबर, और बहुत जल्दी और भी अध्यापक आपको मूवी शिक्षा में देखने को मिलेंगे। सीटेट का धमाका, और 27 तारीख को मूवी शिक्षा पे लगने वाला है सेल्स का मेला। सेल्स का मेला, तो सेल्स के मेले में बैच आपको बहुत सस्ते मिलेंगे, बहुत सस्ते, आप सोच भी नहीं सकते। तो 26 तारीख, 26, 27, 28, 29, 30, 3-4 दिन आपको मैथ्स का मेला में एंजॉय करना है। तो प्यारे बच्चे, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कब लगा? 14 नवंबर से 14 नवंबर 1949। आप जानते हैं 14 नवंबर 1949, ये क्या है? तृतीय बैठक का क्या हुआ था? शुरुआत हुई थी। प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रहे। अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रस्ताव किसने पेश किया था? देखो अभी सारे वाचनों के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा में प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव।
द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये प्रस्ताव था डॉक्टर अंबेडकर का। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने यह प्रस्ताव पेश किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड, द असेंबली बी पास्ड। इसी के नाम से भारत के संविधान का अंतिम ड्राफ्ट था। संविधान सभा का प्रथम वाचन शुरू हुआ 4 नवंबर 1948 से। देखो मैं यहां लिख देता हूं 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 के बीच में यह प्रथम वाचन था। संविधान सभा का दूसरा वाचन शुरू हुआ 15 नवंबर 1948 से लेकर मेरे प्यारे बच्चे 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। और संविधान सभा का तीसरा वाचन था मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा वाचन था जो आपको भी एग्जाम में पूछा गया है, वो था मेरे प्यारे बच्चे 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच में। प्यारे बच्चे ये 3 वाचन थे। ये आप जो यहां पर देख रहे हो ये प्रथम वाचन है, ये मेरे प्यारे बच्चे द्वितीय वाचन है, और ये मेरे प्यारे बच्चे तृतीय वाचन की तिथि है। आपसे पूछा जाए संविधान सभा का सबसे लॉन्गेस्ट वाचन कौन सा था, तो दूसरा वाचन सबसे लंबे समय का था। सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट कितना लंबा, 11 महीने का, 11 महीने का। संविधान सभा को अंतिम बार कब वाचन हुआ या पढ़ा गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का अंतिम वाचन हुआ। संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया था, इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चे 26 नवंबर 1949। अंतिम वाचन के समय पर ही संविधान को पारित किया गया था। थर्ड वाचन चेक करें, थिंक 17 नवंबर से 26 नवंबर हुआ था। राघव ठाकुर तुम्हारा दिमाग खिसक गया है बेटा, ऐसा नहीं है। तीसरा वाचन 15 नवंबर से और 17 अक्टूबर 1949 दूसरा, और 14 नवंबर से 26 नवंबर हुआ तीसरा। देखो कंफ्यूज मत किया करो खुद को, इसका एक तरीका है, ऐसे याद करो, ये बनाओ, ये करके दिखाओ, मुझे ये करके दिखाओ। 4 नवंबर 1948 ये देखे, 9 नवंबर 1948, कंफ्यूज मत हो जा। यहां देख मेरे प्यारे बच्चे 15 नवंबर 1948, यहां देख 17 अक्टूबर 1949, ये देख पूरे कितने महीने हो गए, 11 महीने। कितने हो गए, 11 महीने। ये क्या है, सबसे छोटा, अरे हाँ या ना, बोलो हाँ। ये देखो 15 नवंबर हो गया, 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949, अरे बोलो रे बेटे हाँ या ना। ये कौन सा है, ये है अंतिम, ये है लास्ट वाचन। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, अगर बैठक पूछे तो उत्तर होगा 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इस प्रकार के प्रश्न आपको तोड़ने बेटा, बेहतरीन तरीका से तोड़ने हैं, कुछ नहीं है इनमें। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने कौन सा है, अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा है, संविधान निर्माती परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्यारे बच्चे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर क्या होगा, राजगोपालचारी थे नहीं, डॉक्टर जहां पर भी लिखा रहता है जेबी कृपलानी, प्यारे बच्चे 100% फर्जी किताब है, ये कभी नहीं रहे। जेबी कृपलानी कभी नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर प्यारे बच्चे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। समझिए भारतीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, तो मेरे प्यारे बच्चे 22 जुलाई 1947 को झंडे को स्वीकार किया गया। भारतीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, प्यारे बच्चे सुनो, अगर पूछता है कि भारत के संविधान को किसने डिजाइन किया है ध्वज से पहले, तो प्यारे बच्चे आंसर होगा प्रेम बिहारी ने भारत के संविधान को हाथ से लिखा। प्यारे बच्चे प्रेम बिहारी, नंदलाल बोस, प्यारे बच्चे नंदलाल बोस ने भारत के संविधान का डिजाइन तैयार किया। डिजाइन। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे प्यारे बच्चे आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डिजाइन किया पेंगोली वेंकैया। ये डिजाइन किसका है, तो पेंगोली वेंकैया का डिजाइन है मेरे प्यारे बच्चे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको विशेष तौर पे क्या करेंगे, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, वॉचिंग कम आ रही है, इस वॉचिंग को देख के मेरा दिल दुखी हो जाएगा और फिर तुम कहोगे गुरुजी क्लास छोड़ के भागे। भगवान कसम मैं क्लास छोड़ के भाग जाऊंगा किसी भी कीमत पे, ठीक है, क्लास छोड़ के मैं भाग जाऊंगा, मुझे से मतलब नहीं है। आप इस बात को देखो, वॉचिंग करो जल्दी से जल्दी। 200 यार 2 पॉइंट के तो थर्ड क्लास चपरासी रहे, एग्जाम पास नहीं कर पाए, उनकी वॉचिंग आती 2000। हम प्रोफेसर, हमारी वॉचिंग नहीं आ रही 200। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है हम खराब पढ़ाते हैं, वो बुड़बक अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्या हो ना उन्हीं बुड़बक से पढ़ लो, हमारा जरूरत कहाँ है वे। चलिए तो इस प्रकार से समझो, हाउ वर द मेंबर्स इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव
कैसे हुआ था? पता है मेरे प्यारे बच्चे करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो बच्चे निकल लेते हैं गुरुजी खल्लास करे दे रहे हो, नहीं तो अभी वॉचिंग बड़ी अच्छी चल रही थी। बहुत बढ़िया, करो शेयर। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? डायरेक्टेड बाय द पीपुल नहीं। देखो संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ प्यारे बच्चे 1946 में हुआ, तो जनता ने इनका चुनाव नहीं करा था, अप्रत्यक्ष चुनाव था। राष्ट्रीय कांग्रेस का नामांकन नहीं होगा, भारतीय राज्यों के शासकों का नामांकन नहीं होगा, प्रांतीय सभाओं के सदस्यों के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट है। देखो 1585 मेंबर चुने गए थे प्रांतीय सभा से, और प्रांतीय सभा के सदस्यों में से 389 सदस्य जो भारत की संविधान सभा के लिए थे वो थे, लेकिन 389 में से 296 मेंबर थे इलेक्टेड, जिसे आप कहते हैं निर्वाचित, और 93 सदस्य थे मनोनीत। कैसे थे मेरे प्यारे बच्चे? मनोनीत। तो आंसर क्या होगा? प्रांतीय सभा के सदस्यों के द्वारा, नॉमिनेटेड बाय आईएनसी। गलत संदीप साक्या जी, यू आर वेरी वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं है। चलिए बढ़िया प्रश्न में अगला प्रश्न ये क्या कहता है? कैबिनेट मिशन तहत संविधान की सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कैबिनेट मिशन प्रणाली के तहत संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा देखो 389 थी, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर था, ये आपको याद रखना है। पूछ रहा है कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा ये भी 1946 में हुई थी, क्योंकि कैबिनेट मिशन में अंतरिम सरकार की बात करी थी, ये आपको समझना है। किसके नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई? किसके नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई? तो उत्तर जानते हैं, श्री JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई थी 1946 में। जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया, बड़े बेटा आगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, समझो प्रश्न को तोड़ो। आज मुझे पहली बार ये महसूस हुआ है कि तेज पढ़ाना, मैं कितने फैक्ट पढ़ा सकता हूं, पर मैं अपनी ऐसी रणनीति चाहता नहीं था। जिस दिन मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया ना, और जिस दिन मैंने जीके चीजों करंट अफेयर्स में ले लिया, पर हावड़ तोड़ मुझसे आता नहीं है, भगवान की कसम खाल की तरफ फाड़ दूंगा मैं। जिस दिन मैं करंट अफेयर्स में उतर गया, जीके को लेकर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी को मिक्स करके अगर डाल दिया मैंने, तुम देखना। लेकिन समस्या क्या है, ज्यादा तेज पढ़ाने से ऐसा लगता है बच्चा भाग जाएगा क्या, पता नहीं, कुछ लोग पढ़ा लेते हैं। ठीक है, मैं उत्कर्ष में भी था तो कई मैंने बहुत फास्ट नहीं पढ़ाया, समस्या होती है यार, बच्चे ही तो देख रहा है, कौन सा मुझे नाचना होगा इसके सामने कि भाग जाएगा, भागे तो भाग जा, भाड़ में जा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? अंगीकृत, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कब किया गया? तो भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 15 नवंबर, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। आप मेरी बात समझ रहे हैं? संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको समझ सकते हैं। और अगर आपसे पूछे कि संविधान को आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब होता है पार्शियली, कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्शियली कब स्वीकार किया गया? संविधान पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यू आर वेरी मच अवेयर, आपसे पूछे आंशिक रूप से, तब आपका उत्तर क्या होगा? ये आपका आंसर होगा 16 आर्टिकल, 16 अनुच्छेद इस दिन स्वीकार किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। आपसे पूछे गुरुजी वो 16 आर्टिकल क्या थे, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपके सामने लिख रहा हूं 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 60, 324, 366, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ले बेटा अब तू इन्हें गिन ले, ये आर्टिकल है जो लागू किए गए थे। 5, 1, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ही हुए तो भाई, एक कौन सा फूट गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 379, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 60, 324, 367 छूट गया, 367, 367 इसको भी लिखेंगे। ये आपके आर्टिकल है मेरे प्यारे बच्चे 16। सर अब क्लास ऑफ कर दिए क्योंकि आप विद्या एजुकेशन में क्लास स्टार्ट किए थे, उस टाइम पे से ही पढ़ रहे हैं, बैटरी लो हो गया है सर, आज क्लास ओके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, आप वॉचिंग खींचते रहिए, पूरी पूरी टाइमिंग मुझे खत्म करनी है तब तक। ठीक है बेटा, ये आपके आर्टिकल है, यहां से प्रश्न आपके सामने बनता है 367। बिल्कुल, ये देखो अब समझो बेटा, संपूर्ण संविधान निर्माण में कितना समय लगा? संपूर्ण संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संपूर्ण संविधान तो बेटा कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अंतरिम रूप से संविधान में अनुच्छेदों की संख्या क्या थी? आपसे पूछ रहा है अंतरिम रूप से, तो यहां पर आंसर होगा 395 आर्टिकल थे भारत के संविधान में, आज बढ़ गए। संविधान के प्रारूप में संशोधन के लिए
नोटिस प्राप्त हुए। कहा जाता है कि भारत के संविधान में करीब करीब 7,653 नोटिस मिले थे और जिसमें से अप्रोक्स ऐसा आइडिया है कि भारत के संविधान में 2473 संशोधन हुए। 2473 भारत के संविधान में संशोधन हुए थे। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे प्रश्न को। अगला क्या पूछ रहा है, भारत एक गणराज्य के रूप में कब स्थापित हुआ था? भारत एक गणराज्य के रूप में कब स्थापित हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक क्या बना था? गणराज्य बना था, जिसे आप कहते हैं कि भारत क्या बना? एक रिपब्लिक बना। ठीक है, भारत जो है 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य के रूप में सामने आया था। ये बात आपकी समझ में आई? लाइव क्लास कितने बजे शुरू होता है बेटा? बताऊंगा, सुबह 11 बजे। अच्छा पढ़ा रहे हैं सर? सुबह 11 बजे पढ़ाता हूं मैं पेड बैच में, जिसका नाम है पॉलिटी गोल्ड, और जो उसमें पढ़ा होगा ना वो धुआं उखाड़ सकता है पूरी मार्केट में। चलिए, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ये कई बार बता चुका, आप आंसर दे दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में क्या आया था? उद्देश्य प्रस्ताव आया था। तो ये तो आंसर होगा नहीं। कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू। ये तो आंसर होगा नहीं। 22 जनवरी 1947, ये आपको पता है, ये हमने, ये कुछ है नहीं, ये मानो मत। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? डी। 19 नहीं, 29 होगा बेटा, 29 अगस्त होगा। सर आप करंट अफेयर्स पढ़ा के सोच रहे हैं? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल फाड़ तरीका से, नॉर्मल नहीं। चलिए, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा था। आपसे पूछ रहा है कि 15 अगस्त से लेकर 1947 से, जब भारत आजाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? आप भारत को क्या कहते थे? आप बताएंगे। भारत मंत्री सचिव का पद कब समाप्त कर दिया गया? भारतीय संविधान सभा में कुल प्रारूप समिति की संख्या, ये आपसे पूछा गया है, आप बताएंगे। सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 का जो भारत का राजनीतिक दर्जा था, भारत एक स्वतंत्र कंट्री तो था, लेकिन भारत एक गणराज्य नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि भारत स्वतंत्र था, परंतु भारत एक गणराज्य नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत जो था वो डोमिनियन था। ठीक है, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं, इस प्रकार से था। भारत मंत्री सचिव का पद कब समाप्त कर दिया गया? भारत मंत्री, जब भारत में चुनाव हो गया, उसी के बाद आप कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को ये भारत मंत्री वगैरह के जो सारे पद थे, ये सभी के सभी समाप्त कर दिए गए। 1950 में ये सभी के सभी समाप्त कर दिए गए। भारत में संविधान सभा में कुल प्रारूप समिति की संख्या, प्रारूप समिति की संख्या नहीं, सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। इसमें कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी 7। डोमिनियन था। बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे। आपसे पूछा है, इसका मतलब क्या है? ये कह रहा थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेडेड बाय, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर, काटजू, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी। कई प्रकार से प्रश्नों को आपके सामने घुमा रहा है। तो बेटा उसी प्रकार से जो भी एक बार आपसे पढ़ लेगा, दूसरी की क्लास नहीं देखेगा। प्रोफेसर साहब क्या बात है, ऐसा है क्या? लव यू मेरे भाई, दिल से बहुत बहुत प्यार। आप सभी शेयर वेयर करोगे तो चैनल में मैं बहुत पैसा लगा सकता हूँ। मैं अपनी पूरी तनख्वाह 100% इस पे लगा दूंगा, पूरी अपनी की, अपनी बीवी की भी पूरी तनख्वाह इसी चैनल पे लगा दूंगा, अच्छे टीचर लाने पे। परंतु मुझे फील आए कुछ हो रहा है इस पे। चलिए, बच्चे पढ़े और रिजल्ट दें। अगर 2-4 हजार बच्चे पास करके तो मजा आएगा। रिजल्ट होना चाहिए। पढ़ने से कोई मतलब नहीं है कि तुम इस पे 10,000 बच्चे लाइव देखो, 5,000 बच्चे लाइक कर दो और इस पे 1 लाख व्यूज आ जाए। नहीं, मतलब है कितने बच्चों से पढ़ के पास कर पाए, ये चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अंबेडकर प्रारूप समिति के कार्य कुछ थे नहीं। सी राजगोपालचारी तो आप जानते बाद में। तो करेक्ट आंसर, संविधान सभा का वरिष्ठतम सदस्य कौन था? ये देखो, आप सभी जानते हैं कौन थे। तो ये थे, कौन थे? संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1940 को सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था इनका? सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी सदस्य कब चुना गया? ये चुना गया था प्यारे बच्चे 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये इसका आंसर होगा बेटा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये बार बार रिपीट कर रहा है, HC मुखर्जी। इनका पूरा नाम था हरेंद्र कोमर मुखर्जी। इनका पूरा नाम था हरेंद्र कोमर, ऐसे लिखते हैं हरेंद्र कोमर मुखर्जी। जैसे BN राव का पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। पूछ लेता है कभी कभी, BN राव का पूरा नाम क्या था? सर बेनेगल नरसिंह राव। उसी प्रकार से आप इसे याद करोगे। चलिए, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, आप सभी बताएंगे। भारतीय संविधान का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है,
आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। उद्घाटन अधिवेशन किसने दिया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने दिया था। बहुत बढ़िया। एस सी मुखर्जी एंड वाई.टी. कृष्णामाचारी, बिल्कुल सही बता रहे हो। एच सी मुखर्जी पहले इलेक्टेड थे, ठीक है, और वाई.टी. कृष्णामाचारी एक प्रकार से दूसरे बने। तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा का उद्घाटन किया था। चलिए क्या पूछ रहा है? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कौन थे? स्वतंत्र भारत, एक ही बात है भाई, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद, एक ही बात है, आपको घुमा रहा है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इसके अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछे प्रांत, अगर यह प्रांत होता तो इसके अध्यक्ष कौन होते? सरदार पटेल। प्रांत के कौन होते? सरदार पटेल। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चे बी एन राव, बी एन राव। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी मेंबर था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। इसका करेक्ट आंसर देंगे कि संविधान सभा में गैर कांग्रेसी मेंबर कौन था? बताइए, बताइए सभी के सभी, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताएं सभी के सभी कौन थे गैर कांग्रेसी मेंबर? बी एन राव बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है, वो तो हो गया, पुराना प्रश्न हो गया मेरे प्यारे बच्चे। और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर किया करो, पता है, क्लास को मजा आए। आज आपके लाइक्स बहुत हैं, आई लव इट एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है। आज की क्लास में आप धुआं कर रहे हो, और ज्यादा बच्चों को शेयर किया करो, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चा क्लास में जुड़े और बच्चा क्लास में आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के एम मुंशी ए बता रहे हैं बहुत सारे बच्चा विद्यार्थी। जे बी कृपलानी, देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये कई बार रिपीट करता है। जेबी कृपलानी कांग्रेसी नहीं थे, पर बाद में कांग्रेसी बन चुके थे, तो जेबी कृपलानी को आप कांग्रेसी मान सकते हैं एक प्रकार से। डॉक्टर अंबेडकर ये कांग्रेसी नहीं थे, सुनो मेरी बात। जेबी कृपलानी कांग्रेसी का मतलब है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर विश्वास करने वाला, तो डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो ये थे विदाउट कांग्रेसी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ये प्रॉपर कांग्रेसी थे, आपको याद रखना है। टीटी कृष्णामाचारी ये भी प्रॉपर कांग्रेसी थे। तो जेबी कृपलानी ये कांग्रेस के मेंबर थे, पुराने सदस्य हुआ करते थे एक प्रकार से, आप कह सकते हैं एसपी मुखर्जी वगैरह। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास नहीं करते थे, तो आप ये कह सकते हो कि गैर कांग्रेसी थे। जेबी कृपलानी भी उत्तर कहीं आपको देखने को मिलता है, लेकिन अभी रिसेंटली आप देखोगे तो ये प्रश्न कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, और इसका उत्तर माना है उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर। तो जितने बच्चों ने जहां पर भी पढ़ा है, आप ये मान के चलो कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर है। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, नमस्ते। चलिए अगले वाले में चलिए। संविधान सभा में कांग्रेस सदस्य कौन कौन थे? संविधान सभा में कांग्रेस सदस्य बहुत प्रकार के थे, आप कह सकते हैं राधा कृष्णन, जेबी कृपलानी, कई लोग थे जो थे। अगस्त 1940 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कह रहा है कि अगस्त 1940 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का, ये तो खैर ऑप्शन से पूछा जाएगा, गलत पूछ लिया है। किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था? ये किसका स्टेटमेंट है? तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, ये स्टेटमेंट बढ़िया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था, ऑस्टिन का स्टेटमेंट है कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेसी संविधान सभा है। ये किसका है? ग्रेनविल ऑस्टिन का, क्योंकि कांग्रेस के पास 208 सदस्य थे हमारी संविधान सभा में, और मुस्लिम लीग के पास थे 73 सीट। इसीलिए ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस संविधान सभा है। इसी के कहने के बाद भारत की संविधान सभा का विभाजन हुआ, और भारत की संविधान सभा में 299 मेंबर रह गए थे 389 में से, स्टेटमेंट आने के बाद ऑस्टिन का। चलिए अगले वाले में चलिए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत आवंटित सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपको बताना है इसका करेक्ट प्यारे बच्चे आंसर क्या होगा। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। 299 बचे थे सर मुस्लिम के बाद। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर आप सभी ने कर दिया है, एक बार अंतिम समय पे कर दे बढ़िया तरीका से, जिससे कि हम क्लास को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपकी क्लास ग्रुप में शेयर कर दी है सर, बहुत बढ़िया। कुलदीप जी लव यू मेरे प्यारे भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या और एक सीट। चलिए 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीट आवंटित थी? एक सीट आवंटित थी प्यारे बच्चे। प्रांतों के आवंटित दी गई सीटों में कितने समुदायों के आधार पर विभाजन किया गया था? समुदाय की अगर आप बात करोगे तो समुदाय कितने थे? सुनो, समुदाय थे इसमें हिंदू, जनरल। समुदाय क्या? 3 समुदाय थे, एक तो था जनरल, एक था मुस्लिम, मुस्लिम, और एक था सिख, एक था सिख। ये 3 आप देख सकते हैं, जनरल, मुस्लिम और सिख, ठीक है। ये 3 समुदाय थे, जनरल, मुस्लिम और सिख। जनरल के लिए 213 सीटें थी, आप सभी जानते हैं। 79 सीटें मुस्लिम की थी और 4 सीटें सिख की थी, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर वैसे बात करोगे तो सीटें ऐसी थी एससी की, एसटी की,
और महिला की। तो एससी की सीटें कितनी थी 26, एसटी कितनी थी 33 और महिला कितनी थी 15। ये संविधान सभा का विभाजन था। आप इस बात को समझ सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू जी। यू वरुण सर, सुल्तान हो पॉलिटी के सर, यू हैन, ठीक है, बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चे। दिस इज वेरी मच क्लियर। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहां से आपके सामने प्रश्न बनते हैं। जनरल की 213, मुस्लिम की 79, सिख की 4 सीटें, एससी की 26 सीटें, एसटी की 33 सीटें, वुमेन की 15 सीटें। बेटा बहुत बढ़िया। चलिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? अच्छा प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पवित्र दस्तावेज, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। संविधान एक पवित्र दस्तावेज किसके माध्यम से कहा गया था? सर क्लास कितने बजे तक होगी? बस खत्म होने वाली है, 8 से 9:30 क्लास हुआ करेगी लास्ट। अब ये खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया। तो कल से आप क्लास में धुआंधार तरीका से आओगे ना? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आओगे कि नहीं आओगे? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा को कहा था पवित्र दस्तावेज। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा को पवित्र दस्तावेज कहा था। पवित्र दस्तावेज कहा था। संविधान सभा की अध्यक्षता प्रारूप समिति गठन कब की थी? 29 अगस्त 1947 को बनी थी प्रारूप समिति। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे। 1949 में किया गया था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 1940 में निर्मित अनामी सरकार में कार्यपालिका प्रतिनिधि, सब बेकार प्रश्न, ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। 1949 में किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अगला वाला, लास्ट, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? अंतरिम सरकार कौन से महीने में बनी थी? ये आपसे पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? हम लोग इंतजार करते हैं आपकी क्लास की टाइमिंग का। थैंक यू मेरे प्यारे भाई, आज आपने लाइक्स पहुंचा दी जबरदस्त। इसको और जबरदस्त कर दो, 300 कर दो इनको। 253 चल रहे हैं। एक बार शेयर करके फिर अपन आगे चल के बेहतरीन मेहनत करेंगे। कल से हरी सरी क्लास भी चलेगी। संविधान सभा में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो प्यारे बच्चे जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर 1946 में बनी थी अंतरिम सरकार। सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था भारत में। 2 सितंबर 1946 को। चलिए, मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों में कब शामिल किया गया था? बहुत ही प्यारा प्रश्न आपसे पूछता है कि कब शामिल किया गया था। तो अंतरिम सरकार जब बनी थी ना, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे। यह प्रश्न बनता है कि अंतरिम सरकार में इसके कितने मेंबर थे? तो इसके 5 मेंबर थे। अंतरिम सरकार के गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री कौन कौन थे? इससे प्रश्न बनता है। देखो, गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री अगर आपके सामने पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास 3 डिपार्टमेंट थे। यही तो इसके अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे, सूचना मंत्री, प्रसारण मंत्री, तीनों पद इन्हीं के पास थे। अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? यह प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में आता है। तो कौन थे? बलदेव सिंह। कौन थे प्यारे बच्चे? बलदेव सिंह। ये अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री थे, बलदेव सिंह। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपीएसआई में भी और आपके बीपीएससी में भी कई बार प्रश्न रिपीटेड है। इसका आप भली भांति प्रकार से याद रखेंगे। सरदार पटेल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद रखना है। इसके जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। कई बार प्रश्न बनता है। अगर रेलवे मंत्री पूछे तो आसफ अली। अगर पूछे रेलवे मंत्री अंतरिम सरकार में कौन थे, तो आसफ अली। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आसफ अली, ये कौन थे? रेलवे मिनिस्टर थे आसफ अली। इस प्रकार से आप चीजों को याद रखेंगे। बहुत ही बढ़िया। Who was the first Indian Governor General of India? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय पूछा, ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताएंगे भाई, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल मेरे प्यारे बच्चे कौन थे? ये आप सभी के सभी करेक्ट आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। सर आरफ अली मंत्री और होगा सर, ठीक है, आसफ अली। राम राम सर, ट्राई सर, आज की क्लास बहुत अच्छी है, बहुत बच्चा। थैंक यू मेरे भाई, इतना अच्छे कंटेंट के लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। आप क्लास को शेयर करते रहो। कारण यही था इस क्लास को चलाने का, पॉलिटिकल रिवीजन मैं बहुत फाड़ कराऊंगा आपको। यकीन मानो, पूरी जीएस का रिवीजन शुरू कराऊंगा आपका बहुत जल्दी, और पूरे जीएस के रिवीजन में आपको भयंकर मजा आएगा। सिल्वर बैक नहीं हो अब सर, सिल्वर बैक नहीं हो मतलब प्यारे बच्चे क्या बोल रहा है? सी राजगोपालचारी, क्या है बेटा? सी राजगोपालचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। अगर पूछे कि माउंट, देखो सी राजगोपालचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। पूछता है स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन। इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके किसके भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था? आप सभी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर होगा?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी कब से कब तक रहे, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 1948 में बने थे और 1948 से 1950 तक ये भारत के क्या रहे, ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने, तो 24 जनवरी 1950 तक ये प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे सी राजगोपालचारी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं। सर राजेंद्र प्रसाद, बहुत बढ़िया। सावित्री मौर्य, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप सब भी अपने अपने टिक को ले लिया करें, जिससे कि आपको बहुत सारा बेनिफिट मिले, जैसे ये मौर्य ने कर रखा है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किसके अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय, जिसे आप बोलते हैं प्यारे बच्चों फेडरल कोर्ट, पूछा है ना, हाँ फेडरल कोर्ट आपसे पूछ रहा है किसके द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्यारे बच्चे सभी के सभी आंसर देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही प्यारा। चलिए, बहुत बढ़िया। किसके द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी? देखो 1861 दे रखा है, आपको पता है इसके माध्यम से भारत में नहीं बनी, ये तो हाईकोर्ट एक्ट है। 1909 है ही नहीं, 1919 है ही नहीं, उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। देखो भारत में जो न्यायालय की बात करो तो 1773 का एक्ट आया, इसके माध्यम से 1774 में बना था सुप्रीम कोर्ट। अरे हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी पूछ लेता है इसके प्रथम जज कौन थे, इसके हेड कौन थे? तो एलिजा इम्फे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। फिर इसके बाद 1935 में भारत में संघीय न्यायालय बना, जिसे आप बोलते हैं फेडरल कोर्ट। इसके जो अध्यक्ष थे या मुख्य जज थे, इनका नाम था मॉरिस गुइर। इनका नाम क्या था? मॉरिस गुइर। इसके बाद आप जानते हो 1950 में जब भारत में या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई, तो उसमें जो भारत के प्रथम जज बने उनका नाम है हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। तो 1948 में तो कई प्रकार के प्रश्न आपके सामने बनते हैं, तो इसमें से क्या होगा? 1935 का अधिनियम आया था, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी 1937 में। ठीक है, बहुत जल्दी बेटा बात समझ गए, बात समझ में आई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब करी गई? तो 1937 में करी गई थी, 1935 का अधिनियम आया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत करी गई? तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत करी गई थी। संघीय न्यायालय को कौन कौन सा अधिकारता प्राप्त थी? देखो, संघीय न्यायालय भारत में सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, यही अंतर था। ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, सर्वोच्च जो अपील का न्यायालय था 1935 में, वो क्या था? प्रीवी काउंसिल था। प्रीवी काउंसिल जो है ये सर्वोच्च अपील का न्यायालय था। लेकिन जब भारत में 1948 में सुप्रीम कोर्ट बना, तो सुप्रीम कोर्ट भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय बना। ठीक है, अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा बना? सुप्रीम कोर्ट बना। बात समझ में आई? अरे हाँ या ना। संवृत्ति सूची पहली बार लागू की गई थी। संवृत्ति सूची पहली बार कब लागू की गई थी? कल से प्रश्नों की संख्या हम कम रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया, देखें एक बार, बहुत बढ़िया, आपका इंटरनेट भी खत्म हो जाता होगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, 300 लाइक्स जल्दी कर दो बेटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर पॉलिटी का करा दो, 28 को पेपर है, आपकी पढ़ाते हुए से पूरा पेपर आएगा सर। बहुत बढ़िया। जो आर्टिकल 131, 32, 33, 34 अब अपनी चित्राधिकार, हाँ हाँ पढ़ लेना इसको, इससे प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए पूछा आपसे, संवृत्ति सूची पहली बार लागू की गई थी। संवृत्ति सूची कब लागू की गई थी मेरे प्यारे बच्चे? ये आपसे पूछा। देखो 1919 के अधिनियम में आई नहीं थी संवृत्ति सूची, भारत में 1935 के अधिनियम से आई थी। 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। प्यारे बच्चे क्या किया गया था? शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो 1935 में पहली बार आई थी ये। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? आपसे पूछ रहा है कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था, जिसकी कोई भी प्रस्तावना नहीं थी। तो 1935 का अधिनियम है, ये प्रस्तावना विहीन इसे कहा जाता है, कोई प्रस्तावना नहीं थी। भारतीय संघ की स्थापना प्रस्तावना के किस अधिनियम में था? भारत में संघीय स्थापना किस अधिनियम में था? ये प्रस्तावना गलत लिखा हुआ है। 1935 के अधिनियम से भारत में संघीय स्थापना करी गई थी। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के माध्यम से? 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन लगा। आपसे पूछता है राज्यों में द्वैध शासन, तो देखो राज्यों का जो द्वैध शासन लगा था वो 1919 के अधिनियम से लगा था। राज्यों में द्वैध शासन, इसे समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगा 1935 के अधिनियम के माध्यम से। इसके माध्यम से ये हुआ, शक्तियों का डिवीजन हो गया और कुछ शक्तियां केंद्र के पास आ गई, कुछ शक्तियां मेरे प्यारे बच्चों राज्यों के पास आ गई। ठीक है, तो एक बार मैं ऐसा मानता हूं इस क्लास को खत्म कर देते हैं। 35 क्वेश्चन कराते हैं। 35 स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्र भारत का संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों का पहला शुरुआत कब हुई थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 109 बच्चे देख रहे हैं, बहुत सॉलिड मेरे प्यारे बच्चे। कब शुरुआत हुई थी? बहुत बढ़िया। डेली क्लास 8 बजे चलेगी मेरे प्यारे बच्चे। डेली क्लास की टाइमिंग होगी 8 बजे। पॉलिटी का रिवीजन कर सकते हैं आप बेहतरीन तरीका से।
देखो, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न हुआ था 1928 में, जब नेहरू रिपोर्ट पेश की थी श्री मोतीलाल नेहरू ने। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में बनता है, इसके पॉइंटर समझते हैं। किसकी अध्यक्षता में सर्वदलीय समिति का गठन किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट जब पेश करी थी 1928 में, मतलब मोतीलाल नेहरू। आंसर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अभी क्या प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में सर्वदलीय समिति का गठन किया गया था? ये प्रश्न जो है बेवकूफ तरीका से बना दिया आज मेरे कंटेंट राइटर ने, इसकी गलती है ये। इस प्रकार के प्रश्न का क्या मतलब है? भारत को एक डोमिनेंट स्टेटस राज्य का दर्जा दिया गया, यह किस रिपोर्ट में कहा गया है? 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मांग करी गई थी, मांग कि भारत को आप क्या दे दो? डोमिनेंट स्टेटस दे दो। हुआ क्या था? हुआ ये था कि सर्वदलीय समिति जब बनी थी ना, इसमें 10 मेंबर थे, 10 सदस्य हुआ करते थे समिति के। ठीक है, सुनो, जब नेहरू रिपोर्ट भारत में पेश करी गई थी तो 1928 में जब भारत में साइमन कमीशन आया 1927 में, तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया और विरोध के चक्कर में नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, मोतीलाल नेहरू ने, लेकिन इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। तब मोतीलाल नेहरू ने डोमिनेंट स्टेटस की मांग करी थी, इसे आप ये कहते हैं। इसके बाद 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, पूर्ण स्वराज। ठीक है, 1929 में। 1928 में डोमिनेंट था, 1929 में पूर्ण स्वराज था। आज हमारे पास नेट नहीं है, सॉरी, कल देखेंगे। मनोज कुमार जी बहुत बहुत बढ़िया। अब बेटा कल से क्लास देख लेना, आज के लिए इतना ही खत्म कर देते हैं हम क्लास को। कल से अभी सभी के सभी साथी क्लास में मिले बड़े प्यार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास को इस प्रकार से देखा। कल से आप 8 बजे